11th क्लास फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक करते हैं आज हम आगे, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। लेंथ, मास और टाइम की मेजरमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले आपका एक टॉपिक है ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड हमें क्या बताता है कि कोई भी चीज जो हम मेजर कर रहे हैं वो किस ऑर्डर की है, किस एक्सपोनेंट पावर के अंदर जो है वो लाई करती है, ठीक है। एक्सपोनेंट पावर में वो उसका अंदाजा बताता है किस ऑर्डर की है, ठीक है। द पावर ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ 10 सो ऑब्टेन रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। 10 की पावर में या एक्सपोनेंट फॉर्म में जो हमें बताता है उसमें बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के लिए क्या रूल होता है कि अगर नंबर 1 से 5 तक है, 5 को हम इंक्लूड नहीं कर रहे, ठीक है, यानी कि लेस देन 5 है, तो उसको हम राउंड ऑफ करके 1 लिख देते हैं। और 5 से 10 तक है, इसके अंदर 5 इंक्लूड नहीं है, तो उसको राउंड ऑफ करके 10 लिखा जाता है, ठीक है। कैसे, देखो, जैसे कि अगर हमें एक वैल्यू गिवन है 1.9 इंटू में 10 की पावर 2, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है आपने। तो 1.9 5 से छोटा नंबर है, तो इसको राउंड ऑफ करके क्या लिखा जाएगा 1, 10 की पावर 2, तो यानी कि इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है 10 की पावर 2, ठीक है। सिमिलरली मान लो कि अगर 6.02 इंटू में 10 की पावर 4 गिवन है आपको, अब 6.02 ये जो नंबर है 5 से बड़ा है, तो इसको राउंड ऑफ किया जाएगा 10 के अंदर, तो ये इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा 10 की पावर 5, ठीक है। इस तरह से हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड काउंट करते हैं। माइनस में भी हो सकता है, जैसे कि ये दे दिया जाए 1.9 इंटू में 10 की पावर -2, तो इसको राउंड ऑफ करके 1 लिखा जाएगा और 10 की पावर -2, तो इसका ऑर्डर क्या है मैग्नीट्यूड का 10 की पावर -2, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ द लेंथ, लेंथ को हम किन किन चीज़ों में मेजर करते हैं, तो मीटर स्केल यूज किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा वर्नियर कैपिलर्स यूज होता है जो 10 की पावर -4 डिस्टेंस, छोटे डिस्टेंस को यूज करने के लिए यूज होता है, सॉरी मेजर करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट स्क्रू गोज एंड स्फेरोमीटर, जो स्फेरोमीटर जो है वो या स्क्रू गोज 10 की पावर -5 मीटर के ऑर्डर तक को मेजर कर सकता है, ठीक है। वर्नियर कैपिलर्स जो है वो 10 की पावर -4 तक मेजर कर सकता है, ठीक है। मीटर स्केल सिंपल 100 मीटर तक जो है वो मेजर करने के लिए यूज होता है। उसके बाद आपको इसमें टेबल में गिवन है रेडियस ऑफ प्रोटॉन के लेंथ का जो साइज है वो ऑर्डर गिवन है आपको 10 की पावर -15। ऐसे साइज ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस 10 की पावर -14। हाइड्रोजन एटम यानी कि एक एटम का हम साइज का लेते हैं 10 की पावर -10, ठीक है। ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ एटम इज 10 की पावर -10। इसके बाद आता है आपका इनडायरेक्ट मेथड्स फॉर मेजरमेंट ऑफ लार्ज क्वांटिटीज। पहला मेथड जो है वो क्या है आपका, वो है पैरेलैक्स मेथड। इनडायरेक्ट मेथड यानी कि हम कोई प्रॉपर स्केल लेकर के मेजर नहीं कर रहे किसी चीज को, इनडायरेक्ट मेथड से कैलकुलेशन कर रहे हैं हम डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, ठीक है। उसके अंदर फर्स्ट आपका पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड किस चीज पे बेस है, इसमें क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट को दो अलग अलग पोजीशन से ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग हम उसका डिस्टेंस का जो है वो मेजरमेंट करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। कैसे, फॉर एग्जांपल मान लो कि आप एक ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हो, आपने देखा होगा अगर आप अपनी एक लेफ्ट आई को क्लोज करते तो आपको एक ऑब्जेक्ट इस तरफ दिख रहा है, अगर आप राइट आई को क्लोज कर देते तो उस ऑब्जेक्ट में थोड़ी सी मूवमेंट आपको ऐसे ऑब्जर्वेशन होती है, ठीक है। ऐसा लगता है कि वो ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव करके थोड़ा सा इधर आ गया, इस तरह से लगता है ना। उसी चीज को यहाँ पर यूज किया जाता है। एक ऑब्जेक्ट है, कोई दूर ऑब्जेक्ट है, उसको एक पॉइंट से पहले देखा जा रहा है, फिर बाद में दूसरे पॉइंट से देखा जा रहा है जो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है, ठीक है। और उससे ये एंगल मेजर किया जा रहा है कि इन दो पॉइंट्स के बीच में जो मेजरमेंट के लिए एंगल ऑफ कितना बन रहा है, एंगल बन रहा है जैसे कि थीटा। ये अगर आर्क है बी, ये डिस्टेंस है आर या डी, कुछ भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि जो आर्क होती है एल इज इक्वल टू थीटा बाय आर, सॉरी थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर
ठीक है, ये पढ़ा था हमने, एंगल जो है वो किसके इक्वल होता है, आर्क बाय में रेडियस के। तो यहाँ से हम रेडियस निकाल सकते हैं, यानी कि ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं, एल बाई थीटा। यहाँ पे एल को जैसे मैंने बी से डिनोट किया तो बी बाई थीटा। ये डिस्टेंस अगर हमें पता चल गया, ये एंगल हमें पता चल गया, तो ये आर यानी कि ये डिस्टेंस हमें पता चल जाएगी कोई ऑब्जेक्ट कितनी दूर है। इसको बोला जाता है पैरेलैक्स मेथड, ठीक है, जहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं। इस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम दो डिफरेंट पोजीशन से उसे ऑब्जर्व करते हैं, एंगल देखते हैं बीच में कितना बन रहा है, उस एंगल से और ये दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स जो लिए गए, दो पोजीशन ली गई, उसका डिस्टेंस मेजर करते हैं, उससे हमें ये वाला डिस्टेंस पता चल जाता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो कितनी दूर है, ठीक है। पैरेलैक्स मेथड स्टार्स की पोजीशन मेजर करने के लिए जो होता है वो अप टू 100 लाइट ईयर्स तक जो है वो मेजर कर सकते हैं। इससे ज़्यादा के लिए हम इस मेथड का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अप टू 100 लाइट ईयर्स, 100 लाइट ईयर्स दूर तक जो जितने भी स्टार्स हैं उसको हम इसे मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अब कैसे मेजर करते हैं अब हम देखते हैं। इसमें क्या है कि आपको एक स्टार लेना है, ठीक है, एक नियर बाय स्टार लेना है, यानी कि जो इसका ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, 100 लाइट ईयर्स से कम है, इसको एन से डिनोट कर दिया। इसमें हम एक्सिस यूज करेंगे अर्थ का, सॉरी अर्थ जो है वो रिवॉल्व करते हैं सन के चारों तरफ, ठीक है। हम बेस यहाँ पर क्या ले रहे हैं, ये मान लो अर्थ की एक पोजीशन है, ठीक है, अर्थ की यहाँ पर पोजीशन है। ये आपने पढ़ा था कि जो पाथ होता है जो अर्थ फॉलो करते हैं वो इलेक्ट्रिकल पाथ होता है, ठीक है। और ये हम पढ़ चुके हैं जैसे कि ये सन, उसका सन और अर्थ के बीच में कितना गैप होता है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का गैप होता है, ये आप पढ़ चुके हो, ठीक है। तो हम ये डायमीटर लेकर के चलेंगे, ये पूरा अर्थ की पोजीशन मान लो इस एक पर्टिकुलर टाइम पे यहाँ पर है, हमने इस नियर बाय स्टार को ऑब्जर्व करना है, इस पॉइंट से ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक फिक्स स्टार लेके चलते हैं, फार ऑफ स्टार, एक फिक्स स्टार है एफ, ठीक है, उसको इस तरह से लिया जा रहा है, जो फिक्स स्टार है ना जो बहुत दूर है, एफ स्टार वो बहुत दूर है, फार स्टार है, उसकी जो डायरेक्शन है ना वो अर्थ की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही है, अर्थ की रोटेशन, अर्थ की रेवोल्यूशन के अकॉर्डिंग ही है, ठीक है। तो वो फिक्स है एक तरीके से, जिस तरफ अर्थ रोटेट कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, उसी डायरेक्शन में स्टार जो है उसकी पोजीशन हमेशा फिक्स रहेगी। ये हमने फिक्स स्टार माना जो फार ऑफ स्टार है, बहुत दूर, उससे लाइट आ रही है, जो उस स्टार से जो लाइट आ रही है, और इस नियर बाय स्टार से जो लाइट आ रही है उसको हम टेलीस्कोप से ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। फार ऑफ स्टार से जो लाइट आ रही है और नियर स्टार से जो लाइट आ रही है, इनको ऑब्जर्व किया जाता है टेलीस्कोप से इस पोजीशन पे, और इसके बीच में जो एंगल बनता है उसको θ1 से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब क्लियरली आपको ये दिख रहा है, अगर ये θ1 होगा तो ये भी θ1 होगा, अल्टरनेट एंगल्स हैं, सिंपल है, ठीक है। तो ये एंगल हमें पता चल गया। आफ्टर 6 मंथ्स, 6 मंथ्स के बाद अर्थ की जो पोजीशन है वो यहाँ आ जाएगी, 6 मंथ्स के बाद अर्थ की पोजीशन यहाँ आ जाएगी, वो रिवॉल्व करके यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है। फार ऑफ स्टार अभी भी उसी डायरेक्शन में ही है, फिर से वही यूज किया जाता है, लाइट जो यहाँ से फार ऑफ स्टार से आ रही है और नियर वाले स्टार से जो लाइट आ रही है, उसमें जो एंगल बन रहा है वो एंगल लेते हैं θ2, ठीक है। ये θ1, ये भी अल्टरनेट एंगल होगा। अब ये बात ध्यान रखना कि जो n नियर स्टार है, नियर का मतलब ये नहीं है कि बहुत ही पास है, ठीक है, कुछ लाइट ईयर्स दूर है, उस नियर स्टार की 6 मंथ्स में पोजीशन में ज्यादा फर्क नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि वो अर्थ के कंपैरिजन में काफी बड़ा डिस्टेंस है, ठीक है। वो नियर स्टार बिल्कुल भी पास नहीं है, ये नहीं है कि बिल्कुल ही पास है, कई लाइट ईयर्स दूर है वो, तो वो डिस्टेंस काफी बड़ा है, तो जो चेंज आएगा 6 मंथ में वो नेग्लिजिबल होगा उसकी पोजीशन के अंदर। मान लो कि जैसे यहाँ इस पॉइंट से यहाँ इस पॉइंट तक आ रही है 6 मंथ के बाद एग्जांपल के लिए, तो वो एक नेग्लिजिबल चेंज ले रहे हैं हम, इसीलिए इसको n को यहाँ पर ही रखा हमने।
ठीक है। 6 मंथ बाद जब अर्थ यहाँ से यहाँ आ गई, ऐसा नहीं है कि स्टार यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा। स्टार को 6 मंथ्स में जो है उसकी पोजीशन पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि वो बहुत दूर है, ठीक है, काफ़ी बड़ा डिस्टेंस है अर्थ के कंपैरिजन में। नियर स्टार का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही पास है, कुछ लाइट ईयर्स दूर तक है वो, ठीक है, तो इसलिए उसकी पोजीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमें थीटा 1 और थीटा 2 पता है, अगर मेजर कर लिए ये ए बी डिस्टेंस ले लिया हमने, ठीक है। हमने पढ़ा था कि जो एंगल होता है ये थीटा 1 प्लस थीटा 2 वो किसके इक्वल होगा, आर्क बाय में रेडियस ए बी बाय में ये जो गैप है ए है, ठीक है। थीटा 1 प्लस थीटा 2 ए बी गैप कितना हुआ 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, क्योंकि ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है सन और अर्थ के बीच का गैप, हमने पढ़ा है पहले 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो इसका डबल हो जाएगा डायमीटर के लिए, ठीक है। थीटा 1 हमें an कैलकुलेट करना है, an को इस तरफ ले जाओ, an इज इक्वल टू 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है 1.5 इनटू में 10 की पावर 11 मीटर बाय में थीटा 1 प्लस थीटा 2, तो ये आ जाएगा 3 इनटू में 10 की पावर 11 मीटर बाय में थीटा 1 प्लस थीटा 2। अब अगर हमें ये एंगल्स पता है उससे हम स्टार का जो है डिस्टेंस काउंट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा आपका आंसर थीटा 1 प्लस थीटा 2, ये जो एंगल होंगे वो रेडियन के अंदर होने चाहिए, ये एंगल रेडियन के अंदर होने चाहिए, ठीक है। इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक फार ऑफ स्टार लिया जिसकी डायरेक्शन जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन अर्थ के साथ ही होती है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसकी पोजीशन के अंदर। नियर बाय स्टार लिया, एक पॉइंट पे टेलीस्कोप से जो फार स्टार से लाइट आ रही है और जो नियर स्टार से लाइट आ रही है, उन दोनों लाइट्स को ऑब्जर्व किया और उस लाइट रेज के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको क्या बोला गया, थीटा 1। सिमिलरली 6 मंथ्स के बाद पोजीशन अर्थ की चेंज हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा, दोबारा से ऑब्जर्व करेंगे एंगल बन रहा है थीटा 2, ये बना एंगल थीटा 1 प्लस थीटा 2, ठीक है। ये जैसे कि आर्क बन रही है इस तरह से, थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय में रेडियस, वही चीज लगाई है, ये रेडियस निकालना है, ये गैप निकालना है an की वैल्यू यहाँ पे निकालने के लिए 2au 3 इनटू में 10 की पावर 11 मीटर, और ये एंगल जो है वो थीटा 1 प्लस थीटा 2, अगर ये एंगल्स हमें नोन है तो हम ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल सिंपल था। इसको मून का डिस्टेंस मेजर करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही होगा, सिमिलर कंसेप्ट यूज होगा कि अर्थ के 2 पॉइंट से जो है वो मून के 2 सरफेसेस, मून के सरफेस को ऑब्जर्व किया जाएगा, जो एंगल बनेगा उसके हिसाब से आप ये निकाल सकते हैं, ठीक है। सिंपल है। क्वेश्चन करवा देता हूँ एक इस पे बेस्ड। क्वेश्चन की मैंने आपको द पैरेलैक्स ऑफ अ हेवनली बॉडी मेजर्ड फ्रॉम 2 पॉइंट्स डायमेट्रिकली अपोजिट ऑन इक्वेटर ऑफ अर्थ इज 2 मिनट, यानी कि आपको एंगल गिवन है 2 मिनट। इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6400 किलोमीटर, कैलकुलेट द डिस्टेंस, रेडियस आपको गिवन है 6400 किलोमीटर, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द हेवनली बॉडी। हेवनली बॉडी का डिस्टेंस आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये रेडियस ऑफ अर्थ की बने, यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ से ही मेजर किया जा रहा है, इसको आप मीटर में चेंज कर लो, और हमें डायमीटर ही चाहिए होगा तो यहाँ पे हम साथ के साथ 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। 128 इनटू में 10 की पावर 5 मीटर, ये आ जाएगा आपके पास 128 इनटू में 10 की पावर 5 मीटर डायमीटर, ठीक है। अब आपके पास एंगल गिवन है डायमीटर, यानी कि जो लेंथ गिवन है आपको, अगर हम ऐसे हेवनली बॉडी को अर्थ से दूर कहीं से मेजर कर रहे हैं, डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, तो हमें ये डिस्टेंस निकालना है, ए बी, ये मान लो एंगल बन रहा है, ठीक है। ए सी जो डायमीटर होगा अर्थ का, जो हमने इससे 2 से मल्टीप्लाई करके निकाल लिया, ये हमें गिवन है, ये डिस्टेंस हमें गिवन है, एंगल हमें गिवन है, ये निकालना है। थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, तो आर इज इक्वल टू एल बाई थीटा। एल यानी कि लेंथ ऑफ आर्क हमें कितनी गिवन है 128 इनटू में 10 की पावर 5 मीटर बाय में थीटा। थीटा मिनट में गिवन है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 मिनट में कितने डिग्री होगी, मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करोगे, क्या करोगे 60 से
डिवाइड 60 से डिवाइड करने के बाद इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करके सॉल्व करना है। पाई को 22/7 पुट करना है, कैलकुलेशन करोगे आपका डिस्टेंस आ जाएगा मीटर्स के अंदर। ठीक है, सिंपल था ये। L थीटा इक्वल टू L बाय R यूज किया, रेडियस गिवन था, डायमीटर निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, मीटर में चेंज किया उसे। एंगल जो है वो मिनट में गिवन था, मिनट को डिग्री में चेंज किया, डिग्री से आगे रेडियन में चेंज किया, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, और ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दिया, हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ द वेरी स्मॉल डिस्टेंसेज ऑफ अ मॉलिक्यूल। अब इनडायरेक्ट मेथड पढ़ेंगे हम, जो बहुत स्मॉल डिस्टेंस होते हैं उसके लिए कैसे यूज किया जाता है। देखो, उसके लिए आप माइक्रोस्कोप यूज नहीं कर सकते, जो हम सिंपल लाइट के लिए माइक्रोस्कोप यूज करते हैं वो विजिबल वेवलेंथ में काम करता है। ठीक है, वो 400 से 700 नैनोमीटर इस डिस्टेंस को ही काउंट कर सकते हैं। ठीक है, इससे कम डिस्टेंस के साइज को मेजर करने के लिए 10⁻⁹, 10⁻⁻10, 10⁻11 इसके लिए उस माइक्रोस्कोप का यूज नहीं किया जा सकता। ठीक है, आगे आप पढ़ोगे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो वेव की तरह भी काम कर सकते हैं, तो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है। और अब तो टनलिंग माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है, जो उससे भी बेटर जो है वो रिजोल्यूशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, टनलिंग माइक्रोस्कोप भी हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम एक इनडायरेक्ट मेथड पढ़ेंगे, उसमें उसको कैसे मेजर करते हैं, जो स्मॉल डिस्टेंसेस होते हैं उसमें हम ऑयलिक एसिड का एटम लेंगे। ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड फॉर स्मॉल डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए, जैसे कि ऑयलिक एसिड हम ले रहे हैं। ऑयलिक एसिड का जो साइज होता है वो अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁹ मीटर होता है। ठीक है, ऑयलिक एसिड इसको ऑब्जर्व कैसे करेंगे, माइक्रोस्कोप के नीचे नहीं कर सकते। 10⁻⁹ मीटर होता है अप्रोक्सीमेटली इसका साइज ऑयलिक एसिड का। उसके लिए हम क्या करते हैं, टेक 1 cc ऑफ ऑयलिक एसिड, 1 cc ऑफ ऑयलिक एसिड लो। ठीक है, 1 cc यानी कि 1 सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर यानी कि 1 ml। ठीक है, 1 ml ही हो गया ये। 1 cc ऑफ ऑयलिक एसिड लो और उसको जो है वो अल्कोहल के साथ मिक्स करके एक सॉल्यूशन बना दो 25 cc का, 25 cc ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, 25 क्यूबिक सेंटीमीटर सॉल्यूशन बना दिया। 1 cc ऑयलिक एसिड को अल्कोहल के साथ मिक्स करा के टोटल 25 cc ऑफ सॉल्यूशन बना दिया मैं। अब इस 25 cc ऑफ सॉल्यूशन में से 1 cc लो। ठीक है, 1 cc रिमूव करो, उस 1 cc को फिर अल्कोहल से मिक्स करके टोटल 20 cc ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर कर दो। ठीक है, 20 cc ऑफ सॉल्यूशन हमने प्रिपेयर करना है। क्या किया हमने, पहले 1 cc लिया ऑयलिक एसिड का, उसको अल्कोहल से रिएक्ट करा के 25 cc ऑफ सॉल्यूशन लिया, उसमें से 1 cc अलग किया जो सॉल्यूशन था। ठीक है, उसको दोबारा अल्कोहल से रिएक्ट करा, मिक्स कराया और 20 cc ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर करा। अब ये जो लास्ट में सॉल्यूशन होगा इसके अंदर ऑयलिक एसिड की जो कंसंट्रेशन होगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 1/500। क्योंकि जब इसमें हमने लिया था तो 1/25 पहले थी, 1/25 का भी 1/20 हो गया। ठीक है, तो ये कितनी होगी, इसकी जो कंसंट्रेशन होगी ऑयलिक एसिड की वो 500 टाइम्स कम हो गई, 1/500 टाइम्स होगी। ठीक है, 1/500 टाइम्स होगी जो ऑयलिक एसिड की कंसंट्रेशन है। यहाँ तक समझ में आ गया, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। 1 cc ऑफ ऑयलिक एसिड लिया, अल्कोहल से मिक्स करा के 25 cc ऑफ सॉल्यूशन बनाया। अब उसमें से 1 cc रिमूव किया, 1 cc अलग किया, उसको अल्कोहल से दोबारा मिक्स करा के 20 cc सॉल्यूशन बना दिया। ठीक है, अब यानी कि ये जो फाइनल सॉल्यूशन बना इसके अंदर ऑयलिक एसिड की कंसंट्रेशन 1/500 टाइम्स हो चुकी है, क्योंकि यहाँ से चले थे 1/25 थी और यहाँ से रिमूव करके फिर 28 टाइम्स उसको और कम कर दिया, तो कितनी होगी, 1/500 टाइम्स होगी। ठीक है, अब क्या करते हैं कि ये जो आपके पास लास्ट में सॉल्यूशन आया, ये सॉल्यूशन आया, उसमें आपने क्या करना है,
कुछ एन ड्रॉप्स जो है वो वाटर के सरफेस के ऊपर डालना। हम लेट करते हैं सॉरी, लेट वॉल्यूम ऑफ वन ड्रॉप V, ठीक है, और नंबर ऑफ ड्रॉप्स जो ले रहे हैं वो हम n ले रहे हैं इस सॉल्यूशन, ठीक है। जो लास्ट हमारे पास सॉल्यूशन आया उसकी एक ड्रॉप की वॉल्यूम लेट कर ली V, और हमने n ड्रॉप्स ली, नंबर ऑफ n ड्रॉप ली, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ n ड्रॉप्स कितना हो जाएगा, n ड्रॉप्स की कितनी वॉल्यूम हो जाएगी, nV, सिंपल है, एक की V, n ड्रॉप्स हो गए तो nV। अब n ड्रॉप्स, ये सॉल्यूशन आया nV, ठीक है, वॉल्यूम आई इस सॉल्यूशन की जो n ड्रॉप्स है, उसमें ऑयलिक एसिड की कितनी कंसंट्रेशन होगी, ऑयलिक एसिड का वॉल्यूम कितनी होगी, वॉल्यूम ऑफ n ड्रॉप्स ऑफ ऑयलिक एसिड nV बाय में 500, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन कितनी है 1/500 टाइम्स, सिंपल है। जो हमने पूरा सॉल्यूशन लिया था 20 सीसी जो लास्ट तक आया था उसमें 1/500 टाइम्स हो चुका है ऑयलिक एसिड, ठीक है। तो इस सॉल्यूशन की जब हम n ड्रॉप्स वॉल्यूम रखेंगे, n ड्रॉप्स की वॉल्यूम है nV, तो जो वॉल्यूम n ड्रॉप्स की आई उसमें से ऑयलिक एसिड कितना प्रेजेंट होगा nV बाय में 500, क्योंकि वो तो 1/500 टाइम्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये वॉल्यूम आ गई ऑयलिक एसिड की nV बाय में 500। अब उन n ड्रॉप्स को वाटर में पुट करो, ठीक है, पुट n ड्रॉप्स इन वाटर। जैसे हम उसे वाटर पे रखेंगे ना, वो वाटर के ऊपर एक फिल्म बना देगा, एक लेयर बना देगा, ठीक है। जो सॉल्यूशन होगा ऑयलिक एसिड का वो क्या कर देता है, एक लेयर बना देता है वाटर के ऊपर, एक लेयर बन जाएगी, फिल्म बन जाएगी। थिन फिल्म बनेगी, बहुत ही पतली, और अल्कोहल इवेपोरेट्स हो जाएगा, जो अल्कोहल होगा वो इवेपोरेट हो जाएगा। तो उस फिल्म में सिर्फ क्या बचेगा, ऑयलिक एसिड, ऑयलिक एसिड बचेगा, ठीक है। तो जो वॉल्यूम होगी ऑयलिक एसिड की वो एरिया इनटू थिकनेस के बराबर होगी, क्योंकि जब वाटर में डालेंगे तो वो एक ऐसे प्लेन शीट बन जाएगी। उस प्लेन शीट का एरिया निकाल लो आप, और कितनी उसकी थिकनेस है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से वॉल्यूम ही तो आएगी, ठीक है। हमने कितनी वॉल्यूम ली, ऑयलिक एसिड की कितनी वॉल्यूम डाली, nV बाय में 500, एरिया इनटू में थिकनेस, तो यहां से थिकनेस क्या आ जाएगी, एरिया बाय में nV बाय में 500। अगर आपको एरिया को मेजर कर लेते हैं हम, n नंबर ऑफ ड्रॉप्स जितनी थी, वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप की जितनी आपको गिवन होगी, उससे आप ये थिकनेस काउंट कर सकते हैं, ठीक है। दोबारा रिपीट कर लेता हूं इस प्रोसेस को मैं एक बार। ऑयलिक एसिड के 1 सीसी लिया और उसको अल्कोहल से रिएक्ट करा के 25 सीसी प्रिपेयर किया, उस 25 सीसी में से 1 सीसी रिमूव किया और उसको आगे दोबारा अल्कोहल से रिएक्ट करा के 20 सीसी ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर किया। अब इस लास्ट जो सॉल्यूशन है 20 सीसी ऑफ सॉल्यूशन, उसमें जो कंसंट्रेशन है ऑयलिक एसिड की वो घट के कितनी रह गई है 1/500, क्योंकि कम होती जा रही है, ठीक है। हम मानते हैं वॉल्यूम 1 ड्रॉप की V है, n ड्रॉप्स ली है हमने, ठीक है। तो n ड्रॉप्स की वॉल्यूम कितनी होगी nV, nV तो इस सॉल्यूशन की में होगी। अब उस nV के अंदर ऑयलिक एसिड कितना है, ऑयलिक एसिड प्रेजेंट है 1/500 टाइम, तो उसकी वॉल्यूम कितनी होगी ऑयलिक एसिड की nV बाय में 500। जैसे हम उसे वाटर के ऊपर ड्रॉप करेंगे वो एक फिल्म बना देगा, पतली सी थिन फिल्म बना देगा, अल्कोहल इवेपोरेट्स हो जाएगा इजीली, सिर्फ क्या बचेगा, ऑयलिक एसिड बच जाएगा। ऑयलिक एसिड की वॉल्यूम एरिया इनटू थिकनेस के बराबर होगी, जहां से ये फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है, सिंपल था। इस पे बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं हम साथ के साथ ही। Ten drops of olive oil of radius 0.20 mm, नंबर ऑफ ड्रॉप्स आपको गिवन है 10, ठीक है। ऑलिव ऑयल का रेडियस गिवन है आपको 0.20 मिलीमीटर।
स्प्रेड इनटू अ सर्कुलर फिल्म ऑफ रेडियस 14.6 सेंटीमीटर। जो आपको ऑलिव ऑयल गिवन है, ऑलिव ऑयल का नंबर आपको ड्रॉप्स का 10 गिवन है, रेडियस गिवन है उस मॉलिक्यूल का 0.20 मिलीमीटर। उसे जब बाद में ड्रॉप किया गया, ठीक है, वाटर के ऊपर, तो उसने एक थिन सर्कुलर फिल्म बनाई, जो उसने लेयर बनाई वो सर्कुलर फॉर्म के अंदर बनाई, और उस सर्कुलर रिंग जो बन रही है उसका रेडियस आपको गिवन है 14.6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको कैपिटल आर से शो कर रहे हैं। ये तो फिल्म बन गई, उसका रेडियस है, ठीक है, 14.6 सेंटीमीटर ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। एस्टिमेट द साइज ऑफ एन ऑयल मॉलिक्यूल। साइज जो है वो अब आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है, वही है कि जो नंबर ऑफ वॉल्यूम्स के हिसाब से एनवी जो आपको गिवन होगा, एन इंटू में बी, नंबर कितने हैं इंटू में उसकी वॉल्यूम, किसके इक्वल होगी, एरिया इंटू में थिकनेस के, जो फिल्म बन रही है उसके थिकनेस और एरिया के बराबर होगी। नंबर ऑफ ड्रॉप्स है 10, ठीक है। वॉल्यूम निकालने से पहले रेडियस को किसमें कन्वर्ट कर लो, मीटर में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, मीटर में कन्वर्ट कर लेना इस मिलीमीटर को, 2 इंटू में 10 की पावर 4 मीटर। वॉल्यूम अब जो ड्रॉप होती है वो स्फेरिकल शेप के अंदर होगी, 4/3 पाई आर क्यूब। एरिया जो सर्कुलर फिल्म बन रही है, एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू में थिकनेस, ठीक है। एस्टिमेट द साइज ऑफ एन ऑयल मॉलिक्यूल, यानी कि हमें थिकनेस जो है वो निकालनी है। सारी चीजें गिवन है, वैल्यूज पुट करो और इसे सॉल्व कर लो। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई के अंदर है 40/3 आर क्यूब, 2 इंटू में 10 की पावर -4 का क्यूब। यहाँ आर स्क्वायर, इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लो, सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड 0.146 मीटर, ठीक है, 100 से डिवाइड कर लेंगे इसे। आर स्क्वायर, इसको मैं पावर की फॉर्म में लिख देता हूँ, 1.46 इंटू में 10 की पावर -1 मीटर। पावर की फॉर्म में लिख दे इसे 1.46 इंटू में 10 की पावर -1 मीटर। तो यहाँ पर रेडियस की वैल्यू पुट कर लो, 1.46 इंटू में 10 की पावर -1 उसका स्क्वायर इंटू में थिकनेस। सारी कैलकुलेशन कर लेना, इसको यहाँ डिवाइड में ले आओ, ये डिवाइड में आ जाएगा 1.46 इंटू में 1.46 इंटू में 10 की पावर -2 इंटू में थिकनेस। सॉल्यूशन करने पे जो आंसर आ रहा है मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे, वो अप्रोक्सीमेट आंसर आ रहा है 5 इंटू में 10 की पावर -9 मीटर। ये आपकी थिकनेस आती है, ठीक है। ये इस पे बेस्ड क्वेश्चन होता है, जो कैसे सॉल्व करना है आपने, कि जो वॉल्यूम है, जो भी ऑयल गिवन हो स्मॉल पार्टिकल्स वाला, उसकी वॉल्यूम, एन ड्रॉप्स है तो एन भी किसके इक्वल होगा, जो फिल्म बनेगी उसका एरिया इंटू में थिकनेस। अब फिल्म सर्कुलर फॉर्म में बन रही है तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू में टी उसकी थिकनेस। यहाँ से आप थिकनेस निकाल सकते हो, ठीक है। रेंज ऑफ वेरिएशन ऑफ मास, ये हमने पहले ही पढ़ा कि मास की वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक होती है। मास जो है वो 10 की पावर -30 kg, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का साइज होता है उससे लेकर के जो हमारा यूनिवर्स है 10 की पावर 55 किलोग्राम, ठीक है, 10 की पावर 55, इतना बड़ा रेंज है मास की। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स 10 की पावर 26 तक है, जो ऑब्जर्व किया जाता है। जो नॉन यूनिवर्स है वो 10 की पावर 5 तक है, सॉरी 55 तक है। तो ये मास जो है वो काफ़ी रेंज तक वैरी करता है, जैसे कि जो स्मॉल है वो 10 की पावर -30 है, तो बहुत मास में जो है रेंज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसके बाद है मेजरमेंट ऑफ मास। मास को हम सिंपल जो है वो ग्रेविटेशनल मेथड से मेजर कर लेते हैं। अगर स्मॉल मास है, स्मॉल मासेस होते हैं, बहुत छोटे मासेस होते हैं, उसके लिए जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उसके लिए हम क्या करते हैं, मास स्पेक्ट्रोग्राफ का यूज करते हैं। मास स्पेक्ट्रोग्राफ जो है ना वो इस चीज़ पे बेस्ड होता है कि एक चार्ज पार्टिकल किस रेडियस को फॉलो कर रहा है ना, रेडियस ऑफ पाथ फॉलोड, जो पाथ फॉलो हो रहा है चार्ज पार्टिकल का, उसी पे ही डायरेक्टली वो मास जो है वो उसी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो पाथ में जो पाथ फॉलो किया जा रहा है, रेडियस जो पाथ फॉलो कर रहे हैं चार्ज पार्टिकल, उसी से ही हम मास का अंदाजा लगाते हैं, मास कैलकुलेट करते हैं। अब है मेजरमेंट ऑफ टाइम इंटरवल्स। टाइम इंटरवल्स को कैसे मेजर किया जाता है, उसके अलग अलग तरीके हैं। आपका पहला है इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर्स। इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर्स
हमारे घरों में इंडिया में 50 हर्ट्ज की सप्लाई आती है, ठीक है। फर्स्ट हमारा इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर्स, इंडिया में जो सप्लाई होते हैं वो कितने की होती है, 50 हर्ट्ज की होती है, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 50 हर्ट्ज होती है, जो एसी सप्लाई होती है, ठीक है। इस सिंक्रोनाइजेशन को यूज किया जा सकता है टाइम को मेजर करने के लिए, ठीक है। इसको एक एज अ स्केल यूज किया जा सकता है कि जो मोटर जो है वो जिस फ्रीक्वेंसी पे रन कर रही है उससे सिंक्रोनाइज करके हम टाइम को मेजर कर सकते हैं। एक तो ये स्केल है इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर्स। ऐसे दूसरा इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर्स, उसमें ट्रांजिस्टर्स का यूज होता है। इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर्स, ट्रांजिस्टर जंक्शंस का यूज किया जाता है इसके अंदर, इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर्स के अंदर टाइम को मेजर करने के लिए। वैक्यूम ट्यूब्स और जंक्शन ट्रांजिस्टर्स कैन बी यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी। ट्रांजिस्टर्स का यूज कर सकते हैं, ट्रांजिस्टर्स के जंक्शंस का, जिससे ईएम वेव्स प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है काफी। इससे मिलता जुलता ही कंसेप्ट है, ठीक है। जो इसमें हमें फिक्स पता है फ्रीक्वेंसी, उसमें एक हाई फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होती है, उससे टाइम को मेजर किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा है सोलर क्लॉक। सोलर क्लॉक सबको पता है, धूप घड़ी, जो सूरज सन की मूवमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो एक दिन के अंदर हमें टाइम का अंदाजा बताती है, ठीक है। जो हम एक सर्कल शेप के अंदर पॉइंट आउट करते हुए नीडल को बाहर रखते हैं और जो उसकी शेडो जहाँ पर बनते हैं उससे हमें टाइम का अंदाजा होता है। लेकिन ये ज़्यादा अच्छा मेथड नहीं था सोलर क्लॉक जो है वो, क्योंकि इसमें ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं है। एक्सिस ऑफ अर्थ, सॉरी रोटेशन जो है वो अर्थ की, रेवोल्यूशन जो है वो अर्थ की, वो स्लाइटली चेंज होती रहती है, थोड़ी थोड़ी जो चेंजेस उसमें आते रहते हैं, तो सोलर क्लॉक से मेजर नहीं किया जा सकता प्रॉपर्ली, ठीक है। ईयर टू ईयर, डे टू डे चेंज होते रहते हैं। नेक्स्ट है क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्लॉक। क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्लॉक, क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्लॉक, क्वार्ट्ज वर्ड आपने सबने सुना होगा, जो आप क्लॉक यूज करते हो घर में या वॉच होती है उसको क्वार्ट्ज लिखा हुआ होता है, ठीक है। क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्लॉक जो होती है वो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे काम करती है। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे ये क्लॉक काम करती है। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि अगर हम किसी सरफेस पे, पेयर पे जो फ्लक्चुएटिंग प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक है, व्हेन फ्लक्चुएटिंग प्रेशर इज अप्लाइड ऑन अ पेयर ऑफ सरफेस, जब भी हम उस पर फ्लक्चुएटिंग प्रेशर अप्लाई करेंगे तो एक ईएमएफ जनरेट होगी, फोर्स जनरेट होगा उससे परपेंडिकुलर फोर्स के, परपेंडिकुलर फेस के अंदर, ठीक है। When fluctuating pressure is applied across one pair of faces of crystal, an oscillating EMF develops across another pair of perpendicular faces and vice versa. यानी कि पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या है कि अगर आप किसी एक फेस पे, सरफेस पे जो है वो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, उस पेयर है जो फेसेस का, उस पर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, तो उससे जो परपेंडिकुलर फेस होगा उसमें एक ऑसिलेटिंग ईएमएफ जनरेट होती है, ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होता है जो ऑसिलेट कर रहा होता है, उसे ऑसिलेट कराता है। इस तरह से घड़ियां जो है जो हम यूज कर रहे होते हैं वो काम कर रही होती है, ठीक है। क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्लॉक जो होती है उसकी एक्यूरेसी बहुत सही होती है, 1 सेकंड अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर 9 सेकंड के अंदर, यानी कि 10 की पावर 9 सेकंड तक जब हम मेजर करेंगे उस क्लॉक से तो 1 सेकंड में कोई गलती आ सकती है, ठीक है। एक्यूरेसी काफी सही है ये, 10 की पावर 9 सेकंड में एक सेकंड में कोई गलती हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एटॉमिक क्लॉक। एटॉमिक क्लॉक जो है वो वाइब्रेशंस पे बेस्ड, सीजियम पे बेस्ड है, इसीलिए इसे सीजियम क्लॉक भी कहा जाता है। जो एटॉमिक क्लॉक होती है उसे सीजियम क्लॉक भी कहा जाता है। It is an atomic standard of time which is based on periodic vibrations produced in cesium atom. Cesium atom में जो periodic vibrations produce होती हैं उसी से हम टाइम मेजर करने के लिए यूज किया जा सकता है इसे एटॉमिक क्लॉक, ठीक है। इसीलिए इसे सीजियम क्लॉक भी कहते हैं। क्या है कि जो पीरियोडिक वाइब्रेशंस हो रही हैं सीजियम के अंदर उसको टाइम मेजर करने के लिए यूज किया जाता है एटॉमिक क्लॉक। इसकी एक्यूरेसी बहुत हाई होती है,
ठीक है। ये इसकी एक्यूरेसी अप्रोक्सीमेटली प्लस माइनस 1 × 10⁻⁻13 सेकेंड है, ठीक है। प्लस माइनस का मतलब 1 सेकेंड, +1 या -1, कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें तो 1 पार्ट इन 10⁻13 सेकेंड। 10⁻13 सेकेंड में से एक पार्ट में इसमें गलती हो सकती है जो आपका एटॉमिक क्लॉक है उसके अंदर, यानी कि अगर आप एक ईयर के हिसाब से अंदाजा लगाओ तो अप्रोक्सीमेटली 3 माइक्रो सेकेंड, 3 माइक्रो सेकेंड इन 1 ईयर, बहुत छोटी वैल्यू है ये। एक ईयर के अंदर 3 माइक्रो सेकेंड, माइक्रो का पढ़ा था ना 10⁻⁻6, ठीक है। एक ईयर के अंदर अप्रोक्सीमेटली इतनी इससे गलती हो सकती है एटॉमिक क्लॉक से, 3 × 10⁻⁻2, यानी कि ये बिल्कुल सही एक्यूरेटली मेजर करता है टाइम को। जो एटॉमिक क्लॉक होती है उसकी एक्यूरेसी जो है वो इससे भी ज़्यादा है, पीजो इलेक्ट्रिक क्वार्ट्ज क्रिस्टल से भी ज़्यादा है, जो 1 सेकेंड 10⁻9 और ये 1 पार्ट इन 10⁻13 सेकेंड, उससे भी लगभग जो है वो 10,000 गुना ज़्यादा कैलकुलेट करते हैं, ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से एटॉमिक क्लॉक कैलकुलेट करती है। नेक्स्ट है आपका डीके ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। डीके ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स, डीके आपने अभी डिटेल में नहीं पढ़ा, जैसे कि अल्फा डीके, बीटा डीके, जो रेडियो एक्टिव एटम्स होते हैं उससे जो डीके हो रहा होता है उसको भी यूज किया जा सकता है टाइम मेजरमेंट करने के लिए। इसमें जो है वो कंसेप्ट क्या यूज होता है, फोटोग्राफी की इमल्शन टेक्निक यूज होती है, ठीक है। फोटोग्राफी की इमल्शन टेक्निक अभी आपने पढ़ी नहीं है। फोटोग्राफी की इमल्शन टेक्निक जैसे कि मैं आपको रफली थोड़ा सा बताऊं कि एक थिन फिल्म बनाई जाती है, ठीक है। उसमें इमल्शंस होते हैं अलग अलग चीज़ों के, मेटल्स के या किसी भी कंपाउंड के, उस टेक्निक को यूज़ किया जाता है। और एलिमेंट्री पार्टिकल्स के डीके पढ़ लो सीधा आप, ठीक है। जैसे कि जो डीके हो रहा होता है अल्फा डीके, बीटा डीके, ठीक है, जो डीकेइंग हो रही होती है, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जब वो डीके करते हैं उससे जो है वो टाइम को मेजर किया जा सकता है। ये 10⁻16 से 10⁻24 सेकेंड तक जो है वो मेजर कर सकता है। बहुत छोटे टाइम को मेजर करने के लिए इसका यूज किया जा सकता है। 10⁻16 से 10⁻24 सेकेंड तक जो है वो ये मेजर कर सकता है, ठीक है। इंटरवल जो है वो 10⁻16 से इंटरवल फॉर्म में लिख लो इसे 10⁻24 सेकेंड तक, यानी कि बहुत कम टाइम को भी ये मेजर करने के लिए यूज किया जा सकता है। लास्ट जो आपका टाइम मेजरमेंट का है वो है रेडियो एक्टिव डेटिंग। रेडियो एक्टिव डेटिंग रेडियो एक्टिव डेटिंग में आपने जैसे कि कार्बन डेटिंग पढ़ी थी, जो एज ऑफ फॉसिल्स उनको कैलकुलेट करने के लिए यूज होते हैं। आइसोटोप्स पढ़े थे ना कार्बन के, C14 कार्बन डेटिंग के लिए यूज होता है। रेडियो एक्टिव डेटिंग उसी से ही मेजर किया जाता है। एज ऑफ फॉसिल, ये लॉन्ग टाइम इंटरवल्स को मेजर करने के लिए टेक्निक यूज होती है, जैसे कि एज ऑफ फॉसिल्स, रॉक, अर्थ, इन सब को जो है वो एस्टिमेट किया जाता है रेडियो एक्टिव डिकेइंग से, ठीक है। जो सर्विंग स्पेसिमेन है ये अप्रोक्सीमेटली 10⁻17 सेकेंड तक मेजर कर सकता है, यानी कि बहुत बड़ी वैल्यू 10⁻17 सेकेंड, काफ़ी सालों पुराने। अगर हमें किसी चीज़ के बारे में अंदाजा लगाना हो कि कितने साल पुरानी है तो उसके लिए रेडियो एक्टिव डेटिंग का यूज़ करते हैं। ये भी टाइम मेजरमेंट की एक और टेक्निक है, ठीक है। ये सारे टाइम मेजर करने के तरीके थे। अभी हमने पहले जो पढ़े लेंथ को मेजर करने का पढ़ा, जो इनडायरेक्ट मेथड पैरेलैक्स वाले, ठीक है। उसके बाद आपने टाइम का पढ़ा, यही थे लेंथ के हमने पहले ही पढ़ लिए थे। वर्नियर कैपिलर, ठीक है, यूज़ होता है, स्पेरोमीटर यूज़ होता है। ये थी चीज़ें, बस आज के टॉपिक के लिए बहुत है इतना। एक दो क्वेश्चंस और कर लेते हैं हम मेजरमेंट ऑफ टाइम पे बेस्ड जो है क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एटॉमिक क्लॉक्स, पहले आप एक फॉर्मूला समझ लो, फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर टाइम, अगर हम टाइम के अंदर एरर देख रहे हैं कि कितना हो सकता है,
जो हम चीज़ मेजर कर रहे हैं उसके अंदर कितना एरर आ सकता है, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है डिफरेंस इन टाइम बाय में टाइम इंटरवल। डिफरेंस इन टाइम बाय में टाइम इंटरवल, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ये जो क्वेश्चन मैं नेक्स्ट करा रहा हूँ आपको उसके अंदर, 2 atomic clocks allowed to run for an average lifespan of an Indian say 70 years। दो क्लॉक्स हैं, ठीक है, दो एटॉमिक क्लॉक्स हैं, वो अप्रोक्सीमेटली 70 इयर्स के लिए वर्क कर रही है। कितने टाइम के लिए? 70 इयर्स के लिए वो रन कर रही है। डिफर बाय ओनली 0.2 सेकेंड, उनमें कितना गैप आ रहा है? डिफर जो आ रहा है वो 0.2 सेकेंड है, ठीक है। कैलकुलेट द एक्यूरेसी ऑफ द स्टैंडर्ड एटॉमिक क्लॉक इन मेजरिंग अ टाइम इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड। 1 सेकेंड को मेजर करने के लिए उसमें कितनी एक्यूरेसी होगी, ये हमें काउंट करनी है, एक्यूरेसी काउंट करनी है। तो हम एरर देखते हैं, फ्रैक्शनल एरर कितना आएगा? फ्रैक्शनल एरर इज इक्वल टू डिफरेंस इन टाइम बाय टाइम इंटरवल। डिफरेंस हमें ये गिवन है, टाइम इंटरवल निकालो 70 इयर्स। 70 इयर्स को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, पहले डेज के अंदर, फिर डेज को आवर्स, आवर्स को मिनट, मिनट को सेकंड के अंदर। 70 इयर्स डेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? 365 से मल्टीप्लाई, ठीक है, 365 से मल्टीप्लाई तो कर दोगे। 70 इयर्स के अंदर जो है वो लीप ईयर भी तो काउंट करेंगे, ठीक है, 17 लीप ईयर्स इसके अंदर आएंगे। 17 लीप ईयर्स जो है वो इसके अंदर आएंगे, ठीक है। तो हमें इसको मल्टीप्लाई करके उसमें 17 भी ऐड करना पड़ेगा। इसको मल्टीप्लाई कर लो, 7 5 35। ये आपके डेज आ गए, ठीक है, 2 5 5 6 7 ये डेज आ गए जो हमारा टाइम इंटरवल आ गया। अब इन डेज को अब आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा आर के अंदर। क्या करेंगे? 24 से मल्टीप्लाई, मिनट 60, सेकंड 60, ठीक है, ये आपका टाइम इंटरवल आ गया सेकंड के अंदर। अब एरर निकाल लो, फ्रैक्शनल एरर कितना आ रहा है? डिफरेंस है उनमें 0.2 भाई मेरी ये आपको वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, ठीक है। कैलकुलेशन करना, मैं कैलकुलेशन करके डायरेक्ट आंसर देख रहा हूँ इसमें क्या आ रहा है। इसमें कैलकुलेट करने के बाद आंसर आ रहा है 9.04 इंटू में 10 की पावर -11। सारी वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आ रहा है 9.04 इंटू में 10 की पावर -11 मीटर, ठीक है, ये आपका आ रहा है आंसर। अब ये जो आ रहा है हमें ऑर्डर में पूछा हुआ है उसमें, तो हम अभी हमने सबसे पहला टॉपिक पढ़ा था ऑर्डर वाला। 9 है, इसको 5 से बड़ा नंबर, तो इसको कैसे ट्रीट किया जाएगा? 10 इंटू में 10 की पावर -11, यानी कि ये क्या बन गया? 10 की पावर -10, 10 की पावर -10 सेकेंड, ठीक है। राउंड ऑफ कर दिया इसको, ठीक है। ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए, ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या आ गया? 10 की पावर -10 सेकेंड आ गया ये, ठीक है। ये फ्रैक्शनल एरर आ गया, सॉरी यूनिट नहीं आएगी, दोनों ही जो है वो सेकंड के अंदर आपको दिखना है, ये एरर है, यूनिट नहीं आएगी इसके अंदर। 10 की पावर -10, यानी कि इतनी गलती होगी उसके अंदर, 10 की पावर -10, 1 सेकेंड इन, अगर हम इसको यूँ लिखें 10 की पावर -10 इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में इतनी गलती करेगा ये। या फिर इसको यूँ लिखे 1 सेकेंड इन 10 की पावर 10 सेकेंड, यानी कि 10 की पावर 10 सेकेंड के अंदर इसका सिर्फ 1 पार्ट जो है वो एरर कर सकता है, गलती कर सकते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 1 सेकेंड इन 10 की पावर 10 सेकेंड, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। ये इसमें फ्रैक्शनल एरर था। डिफरेंस इन टाइम बाय में इंटरवल ऑफ टाइम, डिफरेंस आपको गिवन था, इंटरवल ईयर्स गिवन है, ईयर्स को किस में कन्वर्ट किया? डेज के अंदर। जितने लीप ईयर आ रहे हैं उसके हिसाब से डेज ऐड करना मत भूलना, उन डेज को आवर्स, मिनट, सेकेंड, और उसके बाद इस फॉर्मूला पुट करके आंसर निकालते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए करते हैं हम, उसमें भी एक और फॉर्मूला यूज हो रहा है, लीनियर मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज बाय में साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये तुमने पढ़ा हुआ है पहले टाइम पे, मैग्निफिकेशन साइज ऑफ इमेज बाय में साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करते हैं हम, इफ द साइज ऑफ अ न्यूक्लियस इज, आपका न्यूक्लियस का साइज गिवन है इसमें लास्ट क्वेश्चन में, न्यूक्लियस का साइज है आपका
10 की पावर -15 मीटर, ठीक है, 10 की पावर -15 स्केल्ड अप टू द टिप ऑफ अ शार्प पिन विच इज अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर -5। जो टिप गिवन है आपको शार्प पिन की, उसका साइज है 10 की पावर -5 मीटर, ठीक है। व्हाट रफली इज द साइज ऑफ द एटम, साइज कितना है उस एटम का, यानी कि ये कह रहा है कि जो न्यूक्लियस का साइज है उसको स्केल अप किया गया टिप ऑफ पिन के तरह, ठीक है, इस जो कि इतने साइज के। तो हम मैग्नीफिकेशन निकालते हैं। मैग्नीफिकेशन आपने पढ़ा क्या कि इमेज बाय में ऑब्जेक्ट का जो साइज है, यानी कि ये ऐसे कह रहा है कि न्यूक्लियस का साइज इतना था, उसको स्केल अप किया गया और वो इतना दिखने लगा, ठीक है। न्यूक्लियस के साइज को इतना स्केल अप करके इतना दिखने लगा, वो इमेज इतनी फॉर्म हो रही है। तो मैग्नीफिकेशन निकाल लो, इमेज का साइज बाय में ऑब्जेक्ट का साइज, ठीक है। इसको काउंट करेंगे हम, 10 की पावर -5 ये ऊपर जा करके प्लस हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 10 की पावर 10। मैग्नीफिकेशन आपकी क्या आ गई 10 की पावर 10, यानी कि 10 की पावर 10 टाइम्स जो है वो चीज़ मैग्नीफाई होकर दिख रही है हमें, इतनी ज़्यादा बढ़ के दिख रही है। अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट रफली इज द साइज ऑफ एन एटम, रफली एटम का साइज कितना है। अभी हमें ये न्यूक्लियस का गिवन था, ठीक है, एटम का साइज उस टेबल के अंदर गिवन था कि जो हाइड्रोजन के एटम का साइज होता है वो कितना होता है, साइज ऑफ एटम 10 की पावर -10 मीटर होता है, ठीक है, ये था। तो अब ये पूछ रहे हैं व्हाट रफली इज द साइज ऑफ द एटम, तो एटम हमें कितना दिखेगा, अगर हम न्यूक्लियस जिसका साइज इतना है उसको मैग्नीफाई कर देते हैं टिप ऑफ पिन की तरह में दिखे, 10 की पावर -5 मीटर जितना दिखे, ठीक है, तो हमारे पास एटम का साइज जो है वो रफली जो है वो कितना दिखेगा। साइज ऑफ द एटम 10 की पावर -10 मीटर होता है, तो मैग्नीफिकेशन साइज ऑफ इमेज माइनस साइज ऑफ ऑब्जेक्ट वही है। मैग्नीफिकेशन हमें कितनी गिवन है 10 की पावर 10, हमने काउंट कर ली, इतना बड़ा कितना मैग्नीफाई कर रहा है वो किसी की चीज को। इमेज बाय में ऑब्जेक्ट कितने हैं 10 की पावर -10, यहाँ ले जाओगे मल्टीप्लाई करोगे 10 की पावर 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10 1, यानी कि हमें एटम का साइज 1 मीटर अपीयर होगा, ठीक है। क्वेश्चन को रिपीट करता हूं मैं, ये कह रहा था कि न्यूक्लियस का साइज इतना नहीं बना आपको, जो कि टिप ऑफ पिन जितना मैग्नीफाई करने के बाद दिख रहा है, ठीक है, जिसका साइज इतना है। तो अब ये बताओ कि एटम का अपेरेंट साइज हमें कितना दिखेगा, अगर हम इसी मैग्नीफिकेशन का यूज करते हैं तो हमें एटम कितना बड़ा दिखेगा। अगर न्यूक्लियस का साइज जो कि 10 की पावर -15 मीटर है वो हमें टिप ऑफ पिन जितनी दिखती है 10 की पावर -5 मीटर जितनी दिख रही है, तो मैग्नीफिकेशन निकाल लो, यानी कि वो चीज़ों को इतना मैग्नीफाई कर रहे हैं, इतना मैग्नीफाई कर रहा है। एटम का साइज पता है हमें 10 की पावर -10 मीटर होता है, तो इसको मैग्नीफिकेशन को यूज करके साइज आपको गिवन है ऑब्जेक्ट का, इमेज निकाल लो, इमेज आ रही है 1 मीटर, यानी कि हमें अगर न्यूक्लियस टिप ऑफ पिन जितना दिखेगा तो एटम कितना दिखेगा 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर जितना बड़ा दिखेगा। ये था इसलिए क्वेश्चन, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, बाकी कल।